नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पर और आज के सेशन में हमने लिए हैं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जिनको हम यहां पर सोल्व करने वाले हैं। सिंटैक्टिकली सिमेंटिकली सेंटेंस को देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सेंटेंस में फिट होना चाहिए। ये रहे हमारे क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस करूंगा एसएससी सीएचएसएल 10+2 टियर 1 एग्जाम 1 जुलाई 2019 या 2 जुलाई 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ये रहा आपका आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पढ़ना जरूरी है, उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। फिर हम देखेंगे कि सिंटैक्टिकली, देखिए सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी हमारी हेल्प करती है। हालांकि जो फिल इन द ब्लैंक्स ये दिए जा रहे हैं ये मीनिंग के आधार पर चुनने वाले दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए सेंटेंस में रखने के लिए। लेकिन कई बार सिंटैक्स भी, सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले सेंटेंस में लिखा है आई, जो कि एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद आया इसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्ट्रोक, स्ट्रोक के बारे में मैं बता दूं, स्ट्रोक का मतलब यहां पर है ब्रेन स्ट्रोक से। ये रही आपकी इमेज। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? हमारी किसी नस में यानी वीन्स में जब ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है या रुक जाता है तो उसकी वजह से हमें स्ट्रोक एक्सपीरियंस होता है। ये एक तरह का इंजरी कह सकते हैं, इसको डैमेज कह सकते हैं, ब्रेन हेमरेज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाता है हमारी किसी भी वेन्स में जो हमारे ब्लड को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। इसकी वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक जो है एक्सपीरियंस होते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रोक। अब देखिए हैड जो है, ये हैड हैव की सेकंड फॉर्म है। हैड जो वर्ब है ये हैव की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हैव का मतलब कुछ रखना नहीं है, कुछ ऑन करना नहीं है। हैव का मतलब एक तो ऑन करना भी होता है, आई हैव ए कार, मतलब आई ऑन ए कार। यहाँ पर हैव का मतलब है टू एक्सपीरियंस, टू एक्सपीरियंस और परफॉर्म। तो हैड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया स्ट्रोक। एट यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है एट एन अर्ली एज, उसका ऑब्जेक्ट। उसके बाद कोमा लगाकर दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, बट यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंटेंस के सिंटेक्स से ही आपकी ग्रामर निकल के आती है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बट यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है, वट यहाँ पर दूसरा कंजंक्शन लग गया। अब देखिए वट कंजंक्शन को लगाया गया है इस वाली क्लोज को और इस पूरी वाली क्लोज को जोड़ने के लिए। वट यहाँ पर एक और कंजंक्शन लगा हुआ है और वो लगा हुआ है इस सब क्लोज में भी जो दो क्लोज है उनको जोड़ने के लिए, वो मैं भी बताऊंगा क्या क्या है। आई थॉट, यहाँ पर एक एडिशनल क्लोज लगी हुई है, आई सब्जेक्ट हो गया, थॉट हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में, और ये यहाँ पर इतनी ही क्लोज है, ये एक एडिशनल क्लोज है। हालांकि यहाँ पर कोमा से इसको अलग किया जाना चाहिए था, लेकिन कोमा को कई बार एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो व्हाट वाज अ ग्रेट ब्लैंक, इतना पढ़िए आप। आई थॉट एक एडिशनल क्लोज है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए, जब राइटर या स्पीकर ये कहना चाहता हो कि जो भी मैं कह रहा हूं वो मेरी थॉट है, ओपिनियन है, बिलीफ है, ना कि वो कोई फैक्ट है। तो व्हाट वाज, व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट के फंक्शन में है, वाज यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है अ ग्रेट, फिर यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है। ग्रेट हो गया एडजेक्टिव, आ लग गया उसके लिए आर्टिकल। किसके लिए? जो नाउन यहाँ पर आना है, जिस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यह ग्रेट एडजेक्टिव लगाया गया है। अब यहां पर क्या आना चाहिए? इनजस्टिस, इंडेंट, इंडिकेशन, इंसेंटिव। अब इन चारों शब्दों में से किसी एक शब्द को चुनने के लिए पूरे सेंटेंस के मीनिंग को समझना जरूरी है। तो जरा आगे देख लीजिए। व्हाट वाज अ ग्रेट ब्लैंक एट दैट टाइम, एट प्रीपोजिशन लग गया, पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन लगाया जाता है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया दैट टाइम। चेंज्ड माई लाइफ, चेंज यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है माई लाइफ, और फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है पर्पस को या रीजन को रिफर करने के लिए। अब देखिए चेंज जो वर्ब है ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है। अगर ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है तो इस मेन वर्ब का भी अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कहाँ है इसका सब्जेक्ट?
भाई आई सब्जेक्ट हो गया थॉट के लिए, व्हाट कंजंक्शन भी हो रहा है और प्रोनाउन है, चूंकि वो प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट हो रहा है वाज के लिए, इस वाले प्रेडिकेट के लिए। चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कहाँ है? एक्चुअली में इस पूरे प्रेडिकेट का चेंज माई लाइफ फॉर द बेटर इसका सब्जेक्ट है पूरी की पूरी व्हाट क्लोज, व्हाट वाज अ ग्रेट, यहां पर जो भी आएगा एट दैट टाइम चेंज माई लाइफ। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूं, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरी की पूरी जो क्लोज लिखी हुई है यहां तक, ये सब्जेक्ट हो रहा है किसके लिए? इस वाले प्रेडिकेट के लिए, इस मेन वर्ब के लिए। इतनी इतनी स्ट्रक्चर अगर आप समझने लगे तो ग्रामर आपको आसान लगने लगती है। ठीक है, आई हैड ए स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट इनजस्टिस, इंडेंट, इंडिकेशन, इंसेंटिव। अब आपने अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लिया है, आपने ये समझ लिया है कि सेंटेंस किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, तो अब आप इन 4 शब्दों के मीनिंग समझिए और लगा दीजिए। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, इंडेंट का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इंसेंटिव का मतलब ऐसा जो कुछ भी किसी पर्सन को एनकरेज करे, समथिंग दैट एनकरेजेस पर्सन टू डू समथिंग। इंसेंटिव एक नाउन है और इसका मतलब है समथिंग दैट encourages a person to do something, किसी पर्सन को कुछ भी करने के लिए जो चीज इंकरेज करे उसको इंसेंटिव कह देते हैं। इंडेंट के 2 मतलब होते हैं, इमेज के द्वारा मैं आपको दिखाता हूं। इंडेंट का पहला मतलब तो होता है वो स्पेस जो हम टेक्स्ट के बीच में छोड़ देते हैं। जैसे यहां पर यहां से हमने अपना पैराग्राफ स्टार्ट किया, ये जो स्पेस इतना छोड़ दिया हमने, इसी को इंडेंट कहते हैं। फिर जब दूसरा पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया तो फिर इतना स्पेस छोड़ दिया, इसी को इंडेंट कहा जाता है। यहां पर तीसरा पैराग्राफ किया, फिर इतना स्पेस हमने छोड़ दिया, इसी को इंडेंट कह देते हैं। इंडेंट का एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा मतलब, जब हम कोई परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं, जब हम किसी कंपनी से, किसी भी पर्सन से, बायर से कुछ भी परचेज करते हैं, तो हमारा जो परचेजिंग ऑर्डर होता है उसको भी इंडेंट कह दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परचेज इंडेंट। ये ऐसी गूगल से मैंने एक इमेज को कॉपी करके यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको कहते हैं परचेज इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है एक ऑर्डर, ये एक ऑर्डर हो गया चीजों को खरीदने के लिए कि हमें ये सामान चाहिए इतनी कीमत पर, तो ये होगा इंडेंट के मतलब। फिर एक वर्ड आया था आपका, इंसेंटिव हो गया, इंडेंट हो गया, इंडिकेशन। इंडिकेशन बनाया इंडिकेट से, इंडिकेट एक वर्ब हो गई और इस वर्ब का मतलब है, इंडिकेट का मतलब है टू शो और मेक क्लियर समथिंग इन अनदर वे, एक दूसरे तरीके से किसी चीज को शो करना, क्लियर करना। जैसे रेड कलर इंडिकेट करता है डेंजर को, रेड कलर पे लिखा नहीं होता DANGER, लेकिन जहां पर भी रेड कलर लगा होगा तो वहां पर देखकर आप समझ जाओगे कि ये डेंजर को इंडिकेट कर रहा है। तो किसी दूसरे तरीके से किसी चीज को इंडिकेट करना, शो करना। टू शो समथिंग इन अनदर वे, इंडिकेट से बना है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब हो गया अ साइन फॉर समथिंग। फिर एक वर्ड है इनजस्टिस। इनजस्टिस के भी 2 मतलब हो जाते हैं। इनजस्टिस का एक मतलब तो हो गया लैक ऑफ जस्टिस, लैक ऑफ जस्टिस और फेयरनेस। इसका दूसरा मतलब हो जाता है एन अनजस्ट एक्ट। आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपके साथ कुछ भी गलत हो गया, आप उसको क्या कहते हो, इनजस्टिस कह देते हो। एन अनजस्ट एक्ट और अकरेंस। तो यहां पर मीनिंग के आधार पर इन चारों शब्दों में से लिखा जाना था इनजस्टिस। इनजस्टिस के दूसरे वाले मीनिंग पर फोकस कीजिए, इसी वाले मीनिंग का इस्तेमाल करते हुए आपको यहां पर फिल करना था इनजस्टिस, यानी कि जो मेरे साथ उस टाइम पे हुआ था। एट दैट व्हाट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस एट दैट टाइम चेंज माई लाइफ फॉर द बेटर। 135 का पहला ऑप्शन यहां पर आ जाना चाहिए था। 136 देख लेते हैं
क्या लिखा हुआ है, वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइसेस, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, बी यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, हैव यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया लिटिल चॉइस, चॉइस हो गया यहाँ पर नाउन और लिटिल लग गया इसके लिए एडजेक्टिव या डिटरमिनर, कुछ भी कंसीडर कर लो, दोनों ही फंक्शन में आ जाएगा। अर्ली इन लाइफ, अर्ली लग गया एक एडवर्ब, इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब इस अर्ली के लिए लग गया कि अर्ली की तो बात की जा रही है बट किस स्पेसिफिक टाइम डोमेन में बात की जा रही है, लाइफ के अर्ली में बात की जा रही है। कंजंक्शन से इस क्लोज को अलग कर दिया, बट लगाया गया एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया जाता है सिमिलर रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए, यानी कि ये क्लोज भी इंडिपेंडेंट है, ये क्लोज भी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, बट कंजंक्शन लगाया गया इस वाली क्लोज को और इस पूरी क्लोज को जोड़ने के लिए, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो एज लगा है जो कि कंजंक्शन के फंक्शन में है, ये वाला कंजंक्शन लगाया गया इस सब क्लोज में भी जो दो क्लोजेस है उनको जोड़ने के लिए, वो कौन कौन सी है, एज वी ग्रो ओल्डर, और यहां से दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, तो एक क्लोज ये हो गई वी ग्रो ओल्डर और दूसरी क्लोज यहां पर आ गई। चॉइसेस यहां पर सब्जेक्ट के फंक्शन में है चूंकि नाउन है, और यहां पर हमारी कोई मेन वर्ब आएगी इन चारों ऑप्शन में से उठकर मीनिंग के आधार पर। मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बट कंजंक्शन को लगाया गया इस पूरी क्लोज को और इस पूरी क्लोज को जोड़ने के लिए, एज को लगाया गया वी ग्रो ओल्डर एंड चॉइसेस और इस ब्लैंक वाली क्लोज को जोड़ने के लिए, ठीक है। इस क्लोज में देख लेते क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, चूंकि प्रोनाउन है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, यहां पर सब्जेक्ट का फंक्शन उसके लिए सुटेबल है। ग्रो यहां पर लिंकिंग नेचर की वर्ब है, लिंकिंग नेचर की वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है और कॉम्प्लीमेंट जो है एडजेक्टिव हो सकता है, इसीलिए यहां पर एडजेक्टिव लिखा है। देखिए जो ग्रो वर्ड है, जो ग्रो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब भी हो जाती है, एक्शन वर्ब भी हो जाती है। अगर वो एक्शन वर्ब होती, अगर ग्रो एक्शन वर्ब होती तो वो ट्रांजिटिव नेचर की होती, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होने की वजह से उसके बाद लिखा होता उसका ऑब्जेक्ट, जैसे वी ग्रो ट्रीज, ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन हो गया, उसके बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। अब ओल्डर तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको ग्रो कर सके, इसका मतलब यहां पर ओल्डर को ग्रो नहीं किया जा रहा, वी खुद ग्रो हो रहे हैं, यानी कि ये हो रही है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब होने की वजह से यहां पर लिखा जाना है कॉम्प्लीमेंट जो हो गया एडजेक्टिव। तो एक क्लोज ये हो गई, दूसरी क्लोज यहां पर स्टार्ट हुई, चॉइसेस नाउन था जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में आएगा, मेन वर्ब हमें इस चारों में से लगानी है। क्या आप इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पा रहे हैं? अगर आप इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पा रहे हैं तो इन चारों शब्दों में से कोई एक शब्द यहां पर लगाना है, जरा लगाने की कोशिश कीजिए। वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइसेस एग्रावेट, अड्रिफ्ट, अबाउंड, अफ्लोट। क्या इन चारों शब्दों के मीनिंग आपको पता है? देखिए एग्रावेट का मतलब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, यानी कि ऑब्जेक्ट ही आता है इसके बाद। एग्रावेट का मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, कोई सिचुएशन खराब है उसे और ज्यादा खराब कर देना, एग्रावेट कर देना होता है। टू मेक अ सिचुएशन वर्स, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, बैड तो पहली थी उसे वर्स कर दिया। अड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? देखिए अड्रिफ्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, और यहां पर तो हमें मेन वर्ब लगानी है, भाई हमने सब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर मेन वर्ब आनी चाहिए, तो सिंटैक्टिकली ही ये वर्ड गलत हो गया। ये वाला जो वर्ड है अफ्लोट, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी सिंटैक्टिकली गलत हो गया। मैं मीनिंग बता देता हूं दोनों के, कहीं ना कहीं काम आएंगे। अड्रिफ्ट का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑन वाटर विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड, कोई भी बोट अगर पानी पर, वाटर पर फ्लोट कर रही है बिना किसी कंट्रोल के, तो आप उस बोट को अड्रिफ्ट कह सकते हैं। देखिए इस वाली इमेज को जरा ध्यान से, ये इमेज इसलिए लगवाता हूं मैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये बोट यहाँ पानी पर फ्लोट कर रही है और कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई पर्सन इसमें बैठा हुआ नहीं है। अब पानी जिस भी दिशा में चाहे इसे ले जाए, पानी का बहाव इधर को होगा तो वो इधर को चली जाएगी, हवा का बहाव या पानी का बहाव उधर को होगा तो वो उधर को चली जाएगी। ऐसी बोट को कहा जाता है अड्रिफ्ट, जो फ्लोट कर रही हो वाटर पर बिना किसी कंट्रोल के। ये वाली इमेज देखिए, ये वाली जो बोट है ये भी अड्रिफ्ट है, हालांकि स्टिल वाटर है तो रुकी हुई है, लेकिन जैसी हवा चलेगी या पानी इधर उधर चलेगा, पानी इधर उधर बहेगा तो ये भी अड्रिफ्ट बोट कही जाएगी।
कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, किसी रस्सी से बंधी हुई नहीं है। तो कोई भी बोट जो फ्लोट कर रही हो वाटर पर बिना किसी कंट्रोल के, उसको अड्रिफ्ट कहा जा सकता है। लेकिन ये वाली जो बोट है इसको आप अड्रिफ्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसको यहाँ पर बांधा गया है, ये इधर उधर फ्लोट नहीं कर सकती बिना किसी कंट्रोल के, इसको तो बांध दिया गया है ना। तो इस वाली बोट को क्या कहेंगे? इस वाली बोट को कहा जाता है मूड। मूड कर दी गई है, MOORED। और इस प्रोसेस को, किसी बोट को रस्सी से बांध देने की प्रोसेस को कहते हैं मूरिंग। मूर हो गई वर्ब, मूड हो गया एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मूरिंग हो गया नाउन यानी कि जिरेंड। इस प्रोसेस को कह देते हैं मूरिंग। और दिखाता हूं मैं बोट के बारे में। ये वाली जो बोट है इसको एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है, तो इस बोट को क्या कह सकते हैं? इस बोट को कह सकते हैं स्टीयर्ड। एक्चुअली में किसी व्हीकल को डायरेक्ट करना, स्टीयर करना होता है। स्टीयर का मतलब, स्टीयर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डायरेक्ट अ व्हीकल, STEER, टू डायरेक्ट अ व्हीकल, किसी व्हीकल को डायरेक्शन देना। और क्या कह सकते हैं इसे? पायलट करना कह सकते हैं, ये पायलट हुई। और इस बोट को कह सकते हैं पायलटेड, पायलटिंग इस प्रोसेस को कह सकते हैं। ड्राइव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव उतना एक्यूरेट नहीं है, इसके लिए कर सकते हैं। आगे देखिए, इस वाली बोट को क्या कहेंगे? ये एक ऐसी बोट है जो किसी इंजन के बिना चल रही है, कोई पर्सन भी इसको नहीं चला रहा, इसको चला रही है हवा। हवा इन कपड़ों से टकराएगी, ये जो यहाँ पर एक बड़ा सा कपड़ा लगा होता है, हवा इस कपड़े से टकराएगी और ये बोट जिस डायरेक्शन में हवा इसको ले जाएगी वो चली जाएगी। डायरेक्शन चेंज करने का भी होता है इसमें, इन पल्लों को घुमा दो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं सेल करना। सेलिंग बोट लिखा हुआ है मैंने, इसको कहते हैं सेल करना। ये अच्छे वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रहने चाहिए। एक बार आप इमेज के द्वारा इन्हें जान लेते हो तो ये हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अड्रिफ्ट का मतलब। अड्रिफ्ट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है फ्लोटिंग ऑन वाटर विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड। अफ्लोट का क्या मतलब होता है? अफ्लोट का मतलब फ्लोटिंग। अफ्लोट भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फ्लोटिंग ऑन वाटर। आप एक खाली पानी की बोतल को, बिस्लेरी की या किसी भी कंपनी की खाली पानी की बोतल को नाली में फेंक दो, वो क्या करने लगती है? फ्लोट करने लगती है उस पे। तो उसको क्या कहेंगे? अफ्लोट कहेंगे, AFLOAT। मैंने देखिए इमेज भी लगाई हुई है यहाँ पर। किसी ने जूता नाली में फेंक दिया तो ये जूता क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। इस जूते को क्या कह सकते हैं? अफ्लोट कह सकते हैं, AFLOAT। ये पानी की बोतल है, ये भी अफ्लोट है। और कुछ भी आइटम है ये अफ्लोट है। ठीक है, ये भी कुछ पड़ा हुआ हो सकता है, ये भी अफ्लोट है। अफ्लोट एडजेक्टिव वर्ड हो गया, फ्लोट वर्ब है, FLOAT। ये हो गई वर्ब और ये हो गया एडजेक्टिव अफ्लोट। फिर एक वर्ड और था हमारा अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है, अबाउंड जो है वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। तो इन चारों वर्ड के मीनिंग आपको पता चल गए। अब लगाकर देखिए कौन सा वाला आना है। यहां पर आना है अबाउंड। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइसेस अबाउंड। चॉइसेस एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर व्हेन वी ग्रो ओल्डर। ABOUND। ये हो गया 136 का थर्ड। 137 पर चल लेते हैं। Pupils will and determination can help them, ब्लैंक दिया हुआ है आपको, मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ।
देखिए मैं क्यों सेंटेंस की सिंटैक्स पर यानी कि उसकी स्ट्रक्चर पर इतना फोकस करता हूं, इस सेंटेंस से, इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। शब्द एक सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं और इस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को समझने के लिए सिंटैक्टिकल एनालिसिस जरूरी है। अगर आप उस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को समझ जाते हैं, अगर आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, सिमेंटिक्स को समझ जाते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि आपने ग्रामर को या किसी लैंग्वेज को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है। वरना तो क्या है, मारते रहिए रट्टा। जब भी कोई एग्जाम आए 4 महीने पहले वही पुराने वाले नोट्स उठा के रट्टा मारना शुरू कर दो। कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ छूट जाएंगे। प्यूपिल्स विल एंड डिटर्मिनेशन, प्यूपिल्स विल एंड डिटर्मिनेशन, विल नाउन हो गया, डिटर्मिनेशन भी नाउन हो गया। दो नाउन को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ दिया। प्यूपिल यहां पर पजेसिव केस बन रहा है, प्यूपिल पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है और ये हो गया हमारा नाउन, और ये हो गया प्यूपिल, ये भी एक नाउन है लेकिन ये हो गया पजेसिव नाउन, और इस पजेसिव नाउन की ये हो गई पजेशन। तो हमारी जो वर्ब है, ये हमारी वर्ब है कैन हेल्प। इसका सब्जेक्ट क्या है, प्यूपिल्स या विल एंड डिटर्मिनेशन? देखिए प्यूपिल पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, नाउन को पजेसिव केस में लाया जाता है, उसमें पजेसिव फंक्शन को जनरेट करने के लिए। प्यूपिल की जगह अगर मैं लिख देता डियर या माई लिख देता तो आपको ये बात आसानी से समझ में आती। जैसे हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, उसी तरह के फंक्शन को नाउन में जनरेट करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो ये होगा, हालांकि यहां पर तो मोडाल लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई और वर्ब होती तो हमें नाउन की यानी कि इस वाले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, हमें देखना पड़ता है सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। ठीक है, तो प्यूपिल्स विल एंड डिटर्मिनेशन ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, विल एंड डिटर्मिनेशन सब्जेक्ट है, प्यूपिल जो है पजेसिव केस लग रहा है। कैन हो गया मोडाल, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। हेल्प यहां पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ने अपने बाद ले लिया अपना ऑब्जेक्ट। अब देखिए हेल्प एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लिखा जा सकता है। आवश्यक नहीं है हर सिचुएशन में, हर कंटेक्स्ट में लिखा जाएगा, लेकिन हेल्प एक ऐसी वर्ब है जो अपने ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लिखवा सकती है, या लिखा जा सकता है। जैसे कि यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब आ गई, यहां पर ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को दिया गया एक कॉम्प्लीमेंट है। जैसे लिंकिंग वर्ब के बाद आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए लिखे जाते हैं। और ये इस तरह की वर्ब है हेल्प। मैंने और भी कई वर्ब बताई है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले सकती है, उन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे कि मैंने बताया था लेट, बिड, मेक, हेल्प, वॉच, सी, फील, हियर, नोटिस, एटीसी, और भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने एटीसी लिखवा दिया। ये मुख्यतः ऐसी वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को दिया गया एक कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट जब हम देंगे तो किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड लगा सकते हैं? यहां पर कोई नाउन हो सकता है, यहां पर कोई एडजेक्टिव हो सकता है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, और यहां पर कोई बेयर इन्फिनेटिव भी हो सकता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये चार ऑप्शन जो यहां पर दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में ये जो वर्ड है ओवरव्यू, ये तो नाउन है, बाकी के ये तीन जो है वर्ब है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव की तरह ये तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं। सेंटेंस के एक बार मीनिंग को समझ लीजिए। कैन हेल्प देम, यहां पर ब्लैंक है जो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए छोड़ा गया है। इन चारों शब्दों में से कोई एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या लगाना है। फिर उसके बाद लिखा है मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। मोस्ट यहां पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और उस प्रोनाउन से जोड़ा गया है चैलेंजेस को ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके। ये जो मोस्ट है इसको रिलेट करने के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाया कि किसके मोस्ट की बात हो रही है, और चैलेंजेस को जोड़ दिया ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर।
चैलेंजेस को फर्दर रिलेट करने के लिए फिर से हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाया और लाइफ से जोड़ दिया कि किसके चैलेंजेस की बात हो रही है, लाइफ के चैलेंजेस की बात हो रही है, या कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी से रिलेटेड चैलेंजेस की बात हो रही है। इस रिलेशन को बताने के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर लाइफ लिखा। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया लाइफ। तो मोस्ट यहां पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप यहां पर नाउन लगा दोगे, जो कि हमारा ओवरव्यू एक ऑप्शन नाउन है, अगर आप ओवरव्यू को उठाकर यहां लगा दोगे, सिंटैक्स के आधार पर बता रहा हूं, सिमेंटिक्स यानी कि मीनिंग पर तो मैं भी गया ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ओवरव्यू को नाउन को उठाकर यहां पर लगा दोगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो प्रोनाउन को उस नाउन से कैसे जोड़ोगे? भाई नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए तो हमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमें इस नाउन को जोड़ना था, इस नाउन को जोड़ना था, तो हमने यहाँ पर ये प्रीपोजिशन लगाया, ये वाला प्रीपोजिशन लगाया। अगर यहाँ पर नाउन लिख दिया आपने और यहाँ पर लिखा है प्रोनाउन, तो इन दोनों नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए किस प्रीपोजिशन को यहाँ पर लगाओगे? यहाँ तो कोई प्रीपोजिशन दिया ही नहीं है, तो सिंटैक्टिकली ये ऑप्शन गलत हो गया। हालांकि अगर इसका मीनिंग जानोगे तो मीनिंग से ही पता लग जाएगा कि ये वाला ऑप्शन नहीं आना है। ओवरव्यू का मतलब होता है अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग या अ शॉर्ट समरी ऑफ समथिंग। अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। अब आपको पता चलेगा कि ये यहां पर मीनिंग के आधार पर भी नहीं आना चाहिए था। बाकी के 3 शब्दों के मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, फिर उस मीनिंग के आधार पर आप लगाना कि सेंटेंस में कौन सा वाला ऑप्शन आना चाहिए। ओवर वैल्यू का मतलब होता है किसी की वैल्यू को ज्यादा आंक देना। ओवर वैल्यू इंग्लिश में लिखूं तो टू पुट टू हाई अ वैल्यू ऑन समथिंग। आपके साथ ऐसा होता होगा, आपका दोस्त कुछ खरीद के लाया, उसने आपसे पूछा कि यार ये कितने रुपए की होगी, तेरे अंदाजे से आपने 50 रुपए की चीज को 80 रुपए का बता दिया कि यार ये तो 80 रुपए की होगी। तो आपने क्या किया, उस पर हाई वैल्यू पुट कर दी, ओवर वैल्यू कर दिया आपने उसको। तो क्या ओवर वैल्यू करते हैं? क्या प्यूपिल्स विल एंड डिटर्मिनेशन, विल और डिटर्मिनेशन हेल्प करती है उनकी ओवर वैल्यू करने में चैलेंजेस को? नहीं। अगर ओवर वैल्यू लगा दिया हमने तो मीनिंग ही बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वही विल एंड डिटर्मिनेशन तो ओवर वैल्यू करने में हेल्प नहीं करती है। ओवरडू का मतलब क्या है? टू डू समथिंग टू एक्सट्रीम, किसी चीज को बहुत ज्यादा कर देना। आपको जितना आपको कोई काम दिया गया था करने के लिए, आपको जितना करना था आपने उससे ज्यादा ही कर दिया, आपने उसको ओवरडू कर दिया। ठीक है, टू डू समथिंग, इसकी भी जो है मीनिंग में ठीक से लिखवा देता हूं। ओवर डू, टू डू समथिंग इन टू एक्सट्रीम वे। फिर एक जो तीसरी वर्ब है आपकी ओवरकम, ये इसके मीनिंग को जरा समझिए। ओवरकम का मतलब होता है टू सक्सीड इन डिफीटिंग समथिंग। आपके सामने कुछ चैलेंज है, आपने सक्सेसफुली उस चैलेंज को जो है डिफीट कर दिया, आपने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया उसको, आपने अपनी डिफिकल्टी को ओवरकम कर दिया। ओवरकम भी ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, दोनों तरीके से यूज हो जाती है। ओवरकम का मतलब है टू सक्सीड in defeating, controlling or dealing with something। तो मीनिंग के आधार पर जो वर्ब आपकी आ जानी चाहिए थी यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव के रूप में आ जानी चाहिए थी ओवरकम। मतलब प्यूपिल्स की जो विल और डिटर्मिनेशन है ओवरकम करने में हेल्प करती है चैलेंजेस को। इस तरह का कुछ मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है। 137 का फोर्थ ऑप्शन आपको लगाना था। 138 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन ब्लैंक फैमिली, कोमा दिया गया है, चूज टू फाइट ऑल ऑड्स एंड इमर्ज एज ए नोटेबल स्टेट्समैन। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, ये जो फ्रेज है ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। मतलब पूरा का पूरा जो फ्रेज है इसको प्रीपोजिशन के फंक्शन में ही लिया जाता है। वैसे अगर मैं इसकी भी स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करूं तो इन प्रीपोजिशन हो गया और इस प्रीपोजिशन के बाद
ये जो स्पाइट है ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन इन का, और ये नाउन ही होता है, डिक्शनरी में डाल के देखोगे तो नाउन के रूप में इसका मीनिंग आ जाता है। ऑफ फिर से एक प्रीपोजिशन हो गया, और इस प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट थी हमारी वी जो कि एक वर्ब थी, और इस वर्ब को जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया यानी कि नाउन के फंक्शन में लिखा तो हमने इसको जेरेंड बनाकर लिखा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के फंक्शन में लिखा। ठीक है, सम्मिलित रूप से कहूं, कंबाइंड रूप से इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन, या इसकी जगह हम डेस्पाइट भी लिख सकते थे, इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस में किसी ऐसे फैक्ट या किसी ऐसी सिचुएशन को जोड़ते हैं जिसका कोई भी इफेक्ट हमारे मेन क्लोज वाले एक्शन पर, मेन क्लोज वाले मेन एक्शन पर जिसका इफेक्ट नहीं पड़ना है। फिर से सुन लीजिए, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऐसी प्रीपोजिशन है जिनका इस्तेमाल करके हम सेंटेंस में किसी ऐसे फैक्ट या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन या किसी ऐसी सिचुएशन को जोड़ते हैं जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट हमारे मेन क्लोज वाले मेन एक्शन पर नहीं पड़ना। हमारा जो मेन एक्शन है चूज वाला, इस पर इस वाले फैक्ट का सिचुएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, तो ऐसे फैक्ट या सिचुएशन को इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट से जोड़ देते हैं। या यूं भी कहा जा सकता है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस में किसी ऐसे फैक्ट या किसी ऐसी सिचुएशन को जोड़ते हैं जिसके बावजूद हमारा मेन क्लोज वाला एक्शन हो जाना है। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना था, ऑब्जेक्ट हमने देखा बी लगी हुई है जो कि एक वर्ब है, तो उस वर्ब को जेरेंड फॉर्म में लिखा ताकि वो नाउन के फॉर्म में आ जाए और ऑब्जेक्ट बन जाए इस प्रीपोजिशन का। अब जो हमारी बी है जिसको हमने जेरेंड बना दिया, वो है तो मूल रूप से एक वर्ब ही, जेरेंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, वर्ब का एट्रीब्यूट उनमें रहेगा। तो जो हमने वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो हमने पाया कि ये जो बी है ये खुद एक लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब होने की वजह से ये अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेगी, और वो कॉम्प्लीमेंट यहां पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव के रूप में बॉर्न। इन प्रीपोजिशन हो गई, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। इन एन ब्लैंक यहां पर दिया हुआ है, फैमिली यहां पर नाउन हो गया, एन यहां पर आर्टिकल लगा हुआ है। अब यहां पर जो भी आएगा वो एक एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, चारों जो वर्ड हमें दिए हैं, इम्पैक्टेबल, इमैकुलेट, इंटेलिजेंट, इम्पोवरिश, चारों के चारों वर्ड हमें एडजेक्टिव ही दिए हैं, और इन चारों एडजेक्टिव में से किसी एक को उठाकर यहां पर रखना है। अब हमारी सिंटेक्स तो यहां पर कोई हेल्प नहीं करेगी, मीनिंग्स यानी कि सिमेंटिक्स हेल्प करेगा। आगे के एक बार स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। पूरे सेंटेंस को पढ़ना समझना जरूरी है ताकि हम सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ सकें कि किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है, बोला गया है। उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करने वाले वर्ड को ही हमें उठाकर यहां रखना होता है। ठीक है, ही चूज टू फाइट ऑल ओवर्स, ही, यहां पर ये कोमा लगाकर हमने इस फ्रेज को, प्रीपोजिशन फ्रेज को अलग कर दिया। ही लगाया हमने सब्जेक्ट के रूप में, और चूज हमारी यहाँ पर मेन वर्ब हो गई जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट हमारा टू फाइट यानी कि टू प्लस V1 जो कि हमारा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं, इसलिए वो चूज का ऑब्जेक्ट बन गया। फाइट हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट ऑल ऑड्स। ऑड्स यहाँ पर नाउन है जो कि बाय नेचर प्लूरल नाउन ही होता है। ऑड्स का मतलब है चांसेस, पॉसिबिलिटी या लाइकलीहुड ऑफ समथिंग, कुछ भी होने या ना होने के, फ्यूचर में कुछ भी होने या ना होने के चांसेस को, पॉसिबिलिटी को ऑड्स कह दिया जाता है। मैं यहां पर लिखवा देता हूं, पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ समथिंग, क्योंकि प्लूरल बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर ऑड्स प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने उस ऑल के साथ डिटर्मिनर लगा दिया। प्लूरल नाउन के साथ ही ऑल डिटर्मिनर के रूप में आता है। एंड यहां पर कंजंक्शन लगा है। अब देखिए कंजंक्शन लिखा है, दो वर्ब को जोड़ने के लिए। He chose to fight all odds and emerged as a notable statesman. इमर्ज को और चूज को जोड़ने के लिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन को लगाया गया। हालांकि कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है तो दोनों वर्ब को एक ही टेंस में होना चाहिए था। ठीक है।
इमर्ज यहाँ पर इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब लगी हुई है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो आना नहीं है। एज यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा। एज को प्रीपोजिशन की तरह लगा दिया था। देखिए एज जो वर्ड है प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। एज को यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह लगाया गया है रोल या फंक्शन को, कि किसके सिमिलर वो काम करते हैं, किसके सिमिलर उनके फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है सेंटेंस में। तो इमर्ज एज ए नोटेबल स्टेट्समैन, एज प्रीपोजिशन को लगाया गया है इस ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए कि वो एक नोटेबल स्टेटमेंट। इमर्ज का मतलब टू अपीयर, इमर्ज का मतलब होता है टू अपीयर, और किसके फंक्शन में, किसके रोल में वो अपीयर हुए, अ नोटेबल स्टेट्समैन। नोटेबल स्टेट्समैन, स्टेट्समैन नाउन हो गया, नोटेबल हो गया उस नाउन के लिए एडजेक्टिव। ये इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो गई। मीनिंग आपके सामने है। क्या आप इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो इन चारों शब्दों के मीनिंग पर फोकस कीजिए। इम्पैकेबल, इमैकुलेट, इंटेलिजेंट, इम्पोवरिस्ड। इम्पैकेबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है परफेक्ट या विदाउट फॉल्ट्स या विद नो प्रॉब्लम्स। कुछ भी, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज बिना किसी प्रॉब्लम्स के हो उसको कह सकते हैं इम्पैकेबल या परफेक्ट कह दो, विदाउट फॉल्ट। इमैकुलेट का मतलब होता है परफेक्टली क्लीन। जैसे मेरा जो रूम है, मेरा जो ऑफिस है वो इमैकुलेट है, परफेक्टली क्लीन है। या अनटाइडी, परफेक्टली क्लीन या अनटाइडी। इंटेलिजेंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग इंटेलिजेंस, हैविंग और शोइंग इंटेलिजेंस। इम्पोवरिश्ड वर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। इम्पोवरिश्ड एक वर्ड होता है, इम्पोवरिश। ये एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसका मतलब है टू मेक समवन पुअर, टू मेक समवन पुअर, किसी को गरीब बना देना। इसी की थर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड, RISHED, और इसका मतलब हो जाएगा वेरी पुअर। तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है? इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन इम्पोवरिश्ड फैमिली, एक वेरी पुअर फैमिली में जो है जन्म हुआ, फिर भी जो है सारी पॉसिबिलिटीज को फाइट किया और नोटेबल स्टेट्समैन की तरह इमर्ज हुआ। कौन? वो जिसके बारे में बात की जा रही है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन इम्पोवरिश्ड फैमिली। ये हो गया 138 का फोर्थ ऑप्शन, यहां पर आ जाना चाहिए था। 139 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? देयर वर नॉट इनफ टिन स्मिथ्स इन वियना, फिर लगा है टू, उसके बाद ब्लैंक, द लैंटर्न्स फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। एक बार सेंटेंस के सिंटैक्स को जरा तेजी से। एक्चुअली में ये जो वीडियो है आज की हमारी, ये काफी दिनों के बाद आई है। मेरी थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, मैं बीमार था, ये थोड़े काफी समय के बाद आई है। 1-1.5 मंथ इसमें लग गया है वीडियो को आने में, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में चीजों को खोल रहा हूं। अब आगे की जो वीडियो आएंगी मैं इनको आपको समराइज करके बताऊंगा। समराइज करने का मतलब होता है कि कुछ भी रिलेवेंट डिटेल को एलिमिनेट भी नहीं करूंगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक की पिछली वीडियोस में बार बार चिल्ला के आपको बता दी है, उनको मैं ज्यादा रिपीट भी नहीं करूंगा। आप अगर मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो आप अपनी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। देयर वर नॉट इनफ टिन स्मिथ्स, देयर एक प्रोनाउन है। अब देखिए देयर जो वर्ड है, होने को तो वह एडवर्ब भी है, लेकिन एडवर्ब का यहाँ पर क्या काम? प्रोनाउन को ही सेंटेंस के शुरू में लगाया जा सकता है। प्रोनाउन चूंकि सब्जेक्ट के फंक्शन में आ जाते हैं। अब देयर प्रोनाउन के रूप में जब आता है, जब वो सब्जेक्ट होता है, तो वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब वो किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को, किसी दूसरी फैक्ट या सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है। वो लिखा जाता है किसी की एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए।
और जिसकी एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है वो लिखा होता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बनकर। तो देयर सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है किसको, टिन स्मिथ को। वर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद लगा है नोट एडवर्ब। हालांकि नोट एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है, लेकिन अगर हमारी मेन वर्ब बी की कोई फॉर्म हो तो उसके बाद भी एडवर्ब नोट को लगाया जा सकता है। नोट इनफ टिन स्मिथ। अब ये जो टिन स्मिथ है ये हो गया नाउन और इनफ हो गया इस नाउन के लिए हमारा एडजेक्टिव और नोट लग गया एडवर्ब। टिन स्मिथ का क्या मतलब होता है, देखिए स्मिथ SMITH, स्मिथ का मतलब होता है SMITH, स्मिथ का मतलब होता है अ वर्कर ऑफ मेटल। धातु पर या धातु का काम करने वाले व्यक्ति को, वर्कर को स्मिथ कहा जाता है। और इस स्मिथ से, इस वर्ड, ये जो स्मिथ वर्ड है इसी से ही बनते हैं आपके बहुत सारे वर्ड, जैसे कि ये वाला देखिए टिन स्मिथ, वो वर्कर जो टिन का काम करता हो। ब्लैक स्मिथ, वो वर्कर जो आयरन का, लोहे का काम करता हो, लोहार बोल देते हैं हमारे गांव में तो इसको, ठीक है। गोल्ड स्मिथ, जो वो वर्कर जो गोल्ड का काम करता हो, गोल्ड स्मिथ कह देंगे। हमारे गांव में इसे सुनार बोल देते हैं, आपके गांव में भी ऐसे ही कुछ बोलते होंगे, ठीक है। तो देयर वर नॉट इनफ टिन स्मिथ। टिन स्मिथ नाउन हो गया, देयर हो गया था सब्जेक्ट और ये लिंकिंग वर्ब हो गया और ये सारा का सारा हो गया कॉम्प्लीमेंट इस सब्जेक्ट के लिए। एक कॉन्सेप्ट और मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहा है, वो जरा उस पर ध्यान देंगे। ये जो देयर वर्ड है इसको देखकर कैसे पता चला कि ये प्लूरल है, कि हमने यहाँ पर वर लगा दिया। वाज क्यों नहीं लगाया, हमने यहाँ पर वर की जगह वाज क्यों नहीं लगाया, वर क्यों लगाया? देयर को देखकर तो पता ही नहीं चलेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या देयर वर्ड को, क्या यहां पर मैं लिखूं देयर, ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा आई, आप बता दोगे सिंगुलर है। मैंने आपके सामने लिखा ही, आप बता दोगे सिंगुलर है। मैंने आपके सामने लिखा दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन ही लिख रहा हूं ना मैं, आप देख के बता दोगे प्लूरल है। मैंने आपके सामने लिखा राम, आप बता दोगे सिंगुलर है, क्योंकि एक नाउन है, एक पर्सन का नाम है। लेकिन देयर को देखकर कभी पता नहीं चलता वो सिंगुलर है प्लूरल है। उसका सिंगुलर या प्लूरल होना डिपेंड करता है उस एंटिटी पर, उस नाउन पर जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए वो आया है। और किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है वो, ये पता करने के लिए आप कॉम्प्लीमेंट को देखिए, और कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा होगा। यहां पर लिखा हुआ है टिन स्मिथ, यानी कि टिन स्मिथ को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर को लगाया गया है। चूंकि ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, और इसको प्लूरल कंसीडर किया जाएगा तो यहां पर क्या आएगी, वर। अगर यहां पर टिन स्मिथ होता तो यहां पर वाज लगाया जाता। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। इन प्रीपोजिशन हो गया, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट। इन प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी बाउंडेड रीजन को रिफर करने के लिए। तो वियना तो एक शहर है, एक सिटी है, मेरे ख्याल से इटली में है, देख लेना, चेक कर लेना। तो सिटी को रिफर करने के लिए इन प्रीपोजिशन को लगाया गया। प्लेस, एडवर्ब प्लेस के फंक्शन में ये वाली प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई। टू, उसके बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब को देख के, ऑप्शन को देख के पता चल जाएगा। अकम्प्लिश, कंपोज, एग्जीक्यूट, मैन्युफैक्चर, चारों की चारों क्या है, वर्ब है, वर्ब के फंक्शन में है। यानी कि यहाँ पर क्या आनी है, वर्ब आनी है, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि 2 + V1। 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव लगाया जाना है यहाँ पर, और इन्फिनेटिव लगाया जाना है, और इस इन्फिनेटिव में कोई ऐसी वर्ब लगाई जानी है, कोई ऐसी वर्ब लगाई जानी है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की हो, क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। लैंड टेंस आपको पता है क्या होती है, ठीक है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, सभी जगह इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिक रॉड है। उससे पहले क्या होती थी, लैंटर्न्स होती थी, जो कि कैरोसिन ऑयल वगैरह से चलती थी, या और भी कई तरीके होते थे कोयले वगैरह से उन्हें चलाने के। तो उन लैंटर्न्स की बात की जा रही है। मुझे इमेज लगा देनी चाहिए थी, लेकिन आजकल के बच्चों ने नहीं देखी होगी, लेकिन जो 25 ईयर्स से ज्यादा बड़े होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लालटेन बोल देते थे हमारे गांव में से, लालटेन लेके आओ, उसी को कहा जा रहा है लैंटेन्स। तो देयर वर नॉट इनफ टिन स्मिथ इन वियना टू अकम्प्लिश लैंटेन्स फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। फॉर प्रीपोजिशन लगा के उसने पर्पस लिख दिया आगे,
फॉर स्ट्रीट लाइटिंग की पर्पस क्या है इस एक्शन का, इस वाले एक्शन का, इन्फिनेटिव वाले एक्शन का पर्पस क्या है, फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, तो फिर फॉर प्रीपोजिशन लगा के उसने लिख दिया पर्पस, स्ट्रीट लाइटिंग पर्पस है। तो अकम्प्लिश का क्या मतलब होता है, कंपोज का क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है। अकम्प्लिश का मतलब होता है टू अचीव समथिंग कंप्लीटली या टू परफॉर्म समथिंग कंप्लीटली। अकम्प्लिश का मतलब टू डू और अचीव समथिंग कंप्लीटली। तो यहां पर क्या लैंटेंस को अचीव करने की बात की जा रही है, नहीं, मीनिंग गलत हो जाएगा। कंपोज का मतलब होता है टू क्रिएट एन आर्ट ऑफ, टू क्रिएट अ वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, आर्ट रिलेटेड किसी वर्क को क्रिएट करना, किसी पोएट्री को लिख देना, कंपोज कर देना होता है, किसी म्यूजिक को क्रिएट कर देना, कंपोज करना होता है, ठीक है, किसी पेंटिंग को बना देना, हालांकि उसको पेंटिंग कहते हैं लेकिन कंपोजिंग भी कह सकते हैं। कंपोज का मतलब होता है टू राइट और क्रिएट अ वर्क ऑफ आर्ट लाइक म्यूजिक एंड पोएट्री etc। फिर एक वर्ड आया आपका एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू डू और परफॉर्म समथिंग, टू डू और परफॉर्म समथिंग। इसका एक मतलब और हो जाता है टू किल समवन एज ए लीगल पनिशमेंट। किसी को लीगल पनिशमेंट दिया गया है मारने का, उसको मार देना उस लीगल पनिशमेंट की वजह से एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। टू किल समवन एज अ लीगल पनिशमेंट। मैन्युफैक्चर यहां पर आ जाना है, ठीक है। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होना है, ये तीनों वर्ड यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर यहाँ पर सही है। मैन्युफैक्चर का क्या मतलब हो सकता है, ये क्या होता है आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज नंबर्स यूजिंग मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट। जो भी हाथ हथौड़ा टीन स्मिथ के हाथ में आपने देखा था, अभी वो हथौड़ी से कुछ ठोक रहा था, तो वो क्या कर रहा था, मैन्युफैक्चर कर रहा था इंस्ट्रूमेंट इन फैक्ट्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 139 का 4 की लैंटेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए टिन स्मिथ जो है वियना में नहीं है। इस टाइप के मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये सेंटेंस लिखा गया है। 140 पर बात कर लेते हैं। देखिए इसको क्या बोलेंगे, ये जहां पर भी काम कर रहा है ये फैक्ट्री होगी इसकी, छोटी मोटी कोई वर्कशॉप, और ये इसकी मशीन्स हो गई, इंस्ट्रूमेंट हो गए, और ये यहाँ पर ये कुछ बना रहा है आटा छानने के लिए। 140 क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव स्टार्टेड टू टेक, ब्लैंक दिया गया है, ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, परसेप्शन, कॉग्निजेंस, नॉलेज, अटेंशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ये नाउन हो गया पूरा का पूरा, प्लूरल लगाया गया है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल के हिसाब से आ गया। स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है परफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। स्टार्टेड जो है ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी। यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है, इसीलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट है 2 + V1 इन्फिनेटिव। और हमने इन्फिनेटिव को जब चेक किया, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट तो बन गया इसका, नाउन के फंक्शन में तो आ गया, लेकिन है तो नॉन फाइनाइट वर्ब ही। वर्ब के एट्रीब्यूट को जब चेक किया हमने, तो हमने पाया कि ये जो टेक है ये खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, यानी कि इसके बाद भी इसका ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर जो भी लिखा जाना है वो ऑब्जेक्ट होना है, यानी कि नाउन के फंक्शन में होना है, नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच में होना है, और टेक का ऑब्जेक्ट होना है। फिर उस नाउन से
आगे वाले नाउन को जोड़ने के लिए, बिलोंग करने के लिए, रिलेट करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगा दिया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया द प्रॉब्लम्स। ये नाउन, ये डिटर्मिनर। अब ये बताने के लिए कि हम किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फर्दर रिलेट करने के लिए फिर से ऑफ प्रीपोजिशन लगा दिया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो किससे रिलेटेड है, किससे बिलोंग कर रही है, वेस्ट मैनेजमेंट से। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, परसेप्शन, कॉग्निजेंस, नॉलेज, अटेंशन। इन चारों शब्दों के मीनिंग जरा जान लीजिए। ये जो वर्ड है परसेप्शन, ये बना है परसीव से। परसीव का मतलब होता है, टू परसीव का मतलब होता है टू नोटिस समथिंग थ्रू द सेंसेस। अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को नोटिस करना, परसीव करना होता है। हमारे क्या सेंसेस होते हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। ये 5 सेंसेस जो होते हैं, इन 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को नोटिस करना, परसीव करना होता है। और जो हमने परसीव किया, इन सेंसेस का इस्तेमाल करके जो भी हमने परसीव किया, जो देखा, जो सुना, जो स्मेल किया, जो टच करके हमने परसीव किया, नोटिस किया, उससे रिलेटेड जो हमारे दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना है, भाई जो भी हमने देखा उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में उसकी कोई छवि बनी ना, कोई मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना कि वो क्या है, कैसा दिखता है, काला है, सफेद है, लंबा है, बड़ा है, छोटा है। जो भी रिप्रेजेंटेशन हमारे दिमाग में बना, जो भी मेंटल रिप्रेजेंटेशन हमने क्रिएट किया उससे रिलेटेड परसीव करने के बाद, उसी को कहते हैं परसेप्शन। मैं यहां पर लिखवा देता हूं परसीव वर्ड के मीनिंग को। टू परसीव का मतलब होता है टू नोटिस समथिंग थ्रू द सेंसेस। सेंसेस हमारे आपको पता ही है, साइट, हियर, टच, टेस्ट, स्मेल। इसी से रिलेटेड एक और मीनिंग इसका हो जाएगा टू हैव अ बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। भाई किसी भी चीज को नोटिस करोगे, किसी भी चीज को देखोगे, सुनोगे, तो उसके बारे में एक ओपिनियन बना लोगे ना, तो वो ओपिनियन बनाना भी परसीव करना हो जाता है। यानी कि परसीव इस मीनिंग को भी कन्वे कर देता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है, ये करने के बाद जो आपके दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना उस चीज से, उस थिंग से रिलेटेड, उसी को कहते हैं परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब हो जाएगा मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्रिएटेड आफ्टर परसीविंग, इस तरह से कह सकते हैं। या अ बिलीफ या ओपिनियन। अ बिलीफ, किसी के बारे में कोई भी बिलीफ और ओपिनियन क्या होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने परसेप्शन को टेक करना स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है? मतलब उनकी कोई बिलीफ या कोई ओपिनियन तैयार होने लगी प्रॉब्लम्स के बारे में? नहीं, मीनिंगफुल नहीं है। इस वर्ड को लगाना यहाँ पर सिमेंटिकली सही नहीं है। फिर एक वर्ड आया कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है नॉलेज और अवेयरनेस। यहां पर बात की जा रही है एक्चुअली में अवेयरनेस की, नॉलेज और अवेयरनेस की। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को पहले पता नहीं था वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन अब उन्होंने जो है उसकी नॉलेज या उसकी अवेयरनेस को लेना स्टार्ट कर दिया। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। यही वाला वर्ड आएगा। नॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन नॉलेज से ज्यादा सुटेबल वर्ड लिखा हुआ है कॉग्निजेंस। और यहां पर आप देखेंगे टू टेक कॉग्निजेंस। टू टेक कॉग्निजेंस एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, या फिर एक कोलिक्वल वर्ड्स कह सकते हैं। कॉग्निजेंस के लिए हम टेक लगाते हैं, नॉलेज के लिए भी टेक लगा सकते हैं, लेकिन कॉग्निजेंस के लिए सुटेबली हम टेक लगाते हैं। टू टेक कॉग्निजेंस, इस तरह से आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ऑफ समथिंग। टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज समथिंग। टू रिकॉग्नाइज समथिंग, एक्चुअली में रिकॉग्नाइज, कॉग्निजेंस, ये सारे के सारे वर्ड जो बने हैं वो कॉग्निशन से बने हैं या कॉग्नाइट से बने हैं। कॉग्नाइट से
कोग्निशन बना है, कोग्निजेंस बना है, रिकॉग्नाइज बना है, इसी तरह से जो है शब्द बनते हैं। कोग्नाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने संज्ञान में लेना, कोग्निशन। नॉलेज यहाँ पर मोस्ट सुटेबल नहीं है। अटेंशन तो आना ही नहीं था, अटेंशन को टेक नहीं किया जाता है, अटेंशन के साथ टेक नहीं लगाया जाता। अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन का मतलब होता है मेंटल फोकस ऑन समथिंग। अगर आप किसी भी चीज पर मेंटली फोकस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, किस तरह के वर्ब यूज की जाती है अटेंशन के साथ? पहले तो अटेंशन का मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। कई बार आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिखेंगे, क्लोज टेस्ट में इस तरह के वर्ड बहुत ज्यादा दिख जाते हैं। अटेंशन के साथ हम कौन से वर्ड यूज करते हैं? टू गेट समवंस अटेंशन, ये आपने देखा होगा लिखा हुआ, या टू कैच समवंस अटेंशन। ठीक है, टेक यूज नहीं किया जाता, टेक यूज नहीं किया जाता। या टू अट्रैक्ट समवंस अटेंशन। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन आ जाता है, एक और स्ट्रक्चर में अटेंशन के साथ यूज कर सकता हूं, टू पे अटेंशन टू समथिंग और समवन। अटेंशन का मतलब हो गया मेंटल फोकस ऑन समथिंग और समवन। ठीक है, तो यहां पर जो सही वर्ड आ जाएगा आपका 140 का दूसरा ऑप्शन सही है। फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। ये हो गया आज के आपका डिस्कशन। 6 क्वेश्चन जो है हमने फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आपको जो है इसी तरह से सोचकर समझकर चलना है। एक बार अपने दिमाग को इतना डेवलप कर लीजिए कि वो हमेशा के लिए काफी हो जाए। इसी तरह की अप्रोच आपको फॉलो करनी है। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।